जिसका सपना अटल जी ने देखा था। और उसके सपने की कहानी ये थी कि भारत में दो समस्याएं एक साथ थीं, बाढ़ की और सुखाड़ की। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। दोनों का मिल के निदान था कि जो अतिरिक्त पानी है उसका, बाढ़ का जो अतिरिक्त पानी है उसका सुखाड़ में यानी सूखे में कैसे उपयोग हो। सपना अटल जी का था। उनने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अध्यक्ष सुरेश प्रभु जी बनाए गए। सुरेश प्रभु जी को सबसे पहले बुलाने वाला राज्य मध्य प्रदेश था। 2004 में सुरेश जी आए थे फरवरी में, और मैंने उनको आमंत्रित करके कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक बहुउद्देशीय केन परियोजना थी, बहुत पुरानी, लेकिन हम उसको चाहें तो पहला रिवर लिंक में परिवर्तित कर सकते हैं, केन और बेतवा को मिला करके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और 30 और लिंक पर उन्होंने काम किया। फिर हमारी सरकार चली गई, आप लोगों को याद ही है, चुनाव हुआ 2004 में, मई में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद सुरेश प्रभु की जो रिपोर्ट है वो धूल खाई 2004 से 2014 तक। सबमिट हो गई वो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को, और वहीं फाइल के रूप में पड़ी रही। 2014 में जब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर से केन बेतवा परियोजना की बातचीत शुरू इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया था कि इन योजनाओं में कोई बाधा ना आवे, इसमें कोर्ट साथ देगा, और आप ये 30 परियोजनाएं जो आपने प्रस्तावित की हैं पूरी करिए, और इसमें सबसे पहले केन बेतवा पूरी करिए, क्योंकि केन बेतवा पे अधिकतर काम हो चुका है। क्योंकि मेरे जाने के बाद जो बात मुलायम सिंह जी से हुई थी, उसके बाद गौर जी और मुलायम सिंह जी का MOU हो चुका था, MOU पे साइन हो चुका था, और इस तरह से एक टीम भी बन गई थी। टीम मेरी उपस्थिति में बन गई थी दोनों राज्यों के अधिकारियों की। जब इस पर हमने फाइनल बिल्कुल हम स्थिति में आए तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के तुरंत बाद कहा, जब रिजल्ट आ गए, हमारी सरकार बन गई 17 में, कि उमा बेन अब हम केन बेतवा को शुरू करें। मेरी बहुत इच्छा है कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाकों में एक बुंदेलखंड है, और दोनों तरफ का बुंदेलखंड है। और चूंकि ये योजना रेडी है, क्योंकि हम उनको प्रेजेंटेशन करते रहते थे 30 का कि इसमें से रेडी कौन सी योजना है, तो उन्होंने कहा कि आप जितने जल्दी हो सके केन बेतवा को प्रारंभ करवा दो, क्योंकि लगभग तैयारी है। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार की कुछ आपत्तियां थीं, और वो आपत्तियां बहुत नाजायज नहीं थीं, लेकिन दरकिनार भी की जा सकती थी। जैसे उनके पानी के कुछ और समझौते थे यूपी के साथ जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे, सुलझे नहीं थे। तो उनका कहना था कि जब तक वो ना सुलझ जाएं तब तक इसमें, चूंकि पूरा का पूरा जो उजड़ने वाला क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है, तो इसलिए पहले उनको सुलझा लीजिए। वहाँ स्थिति बड़ी अजीब हो जाती थी। मुख्यमंत्री जी राजी हो जाते थे, अधिकारी उनको पड़का देते थे। तो इसमें 2017 में ही ये होने वाली थी प्रारंभ, कोई कमी नहीं रहेगी थी। थोड़ी तकनीकी प्रक्रियाएं थी कि दोनों राज्यों की सहमति चाहिए थी, और हम पूरी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, और अंत में वो अटकी सो अटकी रह गई, और अंत में जाकर के 2024 या 24 दिसंबर में वो योजना का टेक ऑफ हुआ है। मैं इसके लिए बहुत अभिनंदन करूंगी मोहन यादव जी का, प्रदेश की सरकार का, क्योंकि ये संभव ही नहीं था। इसके लिए साहस की जरूरत थी। साहस की इसलिए जरूरत थी क्योंकि ये दुनिया की पहली योजना है रिवर इंटरलिंकिंग की। जो अन्य योजनाएं हुई हैं वो एक राज्य की हुई हैं या एक कुछ खास सीमित क्षेत्र के, कनाडा वगैरह में हुई हैं, लेकिन ये पहली है जो इतनी बड़ी परियोजना है, और ये तीसरी नदी का निर्माण करेगी। अब एक तीसरी नदी है जो बनेगी केन और बेतवा, मतलब जब केन चलेगी बेतवा से मिलने के लिए तो रास्ते में जो पानी आएगा वो तीसरी नदी है। और इसकी जो कैड योजना है कमांड एरिया डेवलपमेंट की, वो हमने इतनी सुंदर बनाई है दोनों तरफ की, कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री का सबसे बड़ा काम होगा, दुग्ध पालन का, गौ पालन का और दुग्ध योजनाओं का, और फलों का, सब्जियों का, क्योंकि दोनों तरफ पानी होता है बहुत बड़ी मात्रा में, जो नहर के दोनों तरफ होता है पानी। वो कैड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जो पूरा परियोजना बनने के बाद में शुरू होता है। उस हिसाब से तो फिर ये योजना इस स्थान को स्विट्जरलैंड से भी बड़ी GDP में बदल देगी। और ये एक्चुअली मैक्सिमम 7 या 8 साल का टाइम था। अब जो लेटेस्ट वही रिपोर्ट में देख रही थी, अभी भी आई मेरे पास में, उन्हें मांगी थी कि ये योजना 8 साल में पूरी हो जाएगी, क्योंकि सारी अड़चनें दूर हो चुकी थी। खाली मैं इसकी तुलना हमेशा धारा 370 से करती हूँ। धारा 370 संविधान की अस्थायी धारा थी, और
संविधान की समिति ने यह तय किया था कि ये कुछ ही दिनों के लिए है, और उसमें एक मुस्लिम मेंबर थे जिलानी साहब, जिन्होंने विरोध किया था कि आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कश्मीर के साथ। उन्होंने धारा 370 को कश्मीर के साथ भेदभाव माना था उस समय पर, लेकिन बाद में ऐसे हालात बन गए उस धारा 370 को लेकर के कि कोई हटाने की हिम्मत ही ना कर पावे। वो हिम्मत अमित शाह ने दिखाई गृह मंत्री की हैसियत से। इसी तरह से मैं मोहन यादव की हिम्मत को दाद दूंगी कि दुनिया की पहली ऐसी एक अनोखी परियोजना जो पर्यावरण को बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा रही है और बाढ़ और सूखे का संतुलन कर रही है, दो नदियों को जोड़ करके एक तीसरी नदी का निर्माण कर रही है, और मध्य प्रदेश में भारतवर्ष में 30 परियोजनाओं का प्रारंभ कर रही है। ऐसे ही अगर ये 30 परियोजनाएं पूरी हो गई तो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, और इस तरह से भारत की कृषि योग्य भूमि 100% सिंचित हो जाएगी। अगर वो 35 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई तो उन 30 परियोजनाओं से, और 34,000 मेगावाट बिजली जनरेट होगी, जिससे कि हम पूरी दुनिया को बिजली बेच सकेंगे। और ये 30 परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए जो मुंह था वो केन बेतवा थी, और इसलिए मैं बहुत व्याकुल थी, बहुत व्यग्र थी। स्वयं पीएमओ बहुत व्याकुल था, बल्कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी मुझे पीएमओ ने कहा, जबकि मैं तो सांसद भी नहीं रही थी 19 के बाद, मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मुझे तो नितिन गडकरी जी ने कहा, उनके पास जल संसाधन था, तो उन्होंने कहा आप जाइए और बात करिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पीएमओ अथॉराइज नहीं करेगा। तो मैं नाम नहीं लूंगी, एक अधिकारी का फोन आया जिसको हम एक प्रकार से प्रधानमंत्री की ही बात मानते हैं कि उन्होंने ही कहा होगा। तो मैं कमलनाथ जी को जाके मिली और मैं निराश हो गई एक अधिकारी को देख के कि ये पहले इसी के साथ आया है चेक पोस्ट का घोटाला, इसी से पूरी बात खुल भी गई है। जो बात मैंने 2004 में तय की थी कि ये जितने चेक पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डाल दिए जाएं गुजरात के पैटर्न पे, मतलब व्यक्ति वसूली करे ही ना। वो जो सिस्टम होता है जिसमें निकलती हुई गाड़ियां दर्ज हो जाती हैं और उनका कितना लगना है वो सब, मतलब इट्स डिजिटल, तो उसको कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर। हाँ हाँ वो था, और मैं गुजरात में वो चल रहा था ऑलरेडी, और उस समय पर जो रेवेन्यू कलेक्शन था शराब का वो सिर्फ 1,500 करोड़ था। तो मैंने कहा कि 1,500 करोड़ की जगह पर 3,000 करोड़ को रेवेन्यू को हम कहीं से निकालें, खनिजों से निकालें, तेंदुपत्ता की नीति निकालें, आबकारी नीति में भी थोड़ा परिवर्तन कर लें। जैसे माफिया से हमने छुड़ा लिया था, लॉटरी पर डाल दिया था, वो बाद में बदला फिर उसको कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसको ऐसे ही देते जाओ, ऐसे करके फिर पता नहीं क्या क्या होता गया, फिर तो मध्य प्रदेश शराब में बह गया। तो इसीलिए वो सब मिलाकर के आके एक सिपाही के घोटाले में 1,000 करोड़ 1,200 करोड़ का मामला सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि अकेली चेक पोस्ट की इनकम से ही जो पूर्ण शराबबंदी का रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो सकता है। और इसमें भी मोहन यादव जी का मैं साहस की सराहना करूंगी कि उन्होंने इस चेक पोस्ट के घोटाले के खुलने के बाद उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं बरती है। ये पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है, सरकार पूरी तरह से जांच की तह में जा रही है। और इसके साथ परत ये खुलती जा रही है, मतलब मेरे लिए, कि मैंने जो बात कही थी कि देखो अकेले इसके रेवेन्यू कलेक्शन से शराब की रेवेन्यू की भरपाई हो जाएगी। अब ये जो तीसरी बात आ रही है जो मुझे बहुत पत्रकार बंधुओं ने भी कही कि जो दुकानें हैं वहाँ चूंकि अहाते बंद हो गए हैं तो लोग खुले में बैठ करके पीने लगे हैं, तो खुले में बैठ करके पीने लगे हैं तो आने जाने में लोगों को दिक्कत आ रही है। तो वो तो बहुत ही आसान है, ये तो दुकानदार की जिम्मेवारी है कि वहाँ लोग पी ना पाए, और जो जिस दुकान के सामने पिए उसका लाइसेंस निरस्त कर दो, और पहले ही एग्रीमेंट में उससे लिखवाओ कि तुम्हारी दुकान के 200 मीटर के या 300 मीटर के दायरे में या 100 मीटर के जो भी उसका दायरा हो वहाँ कोई पी नहीं पाएगा, ये गारंटी तुम लो। उसको लेनी पड़ेगी क्योंकि पुलिस हर जगह पर खड़ी नहीं हो सकती पूरे टाइम, क्या पुलिस सारे काम छोड़ के यही काम करेगी। और हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्षद से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अध्यक्ष तक, और पंच से लेकर सरपंच तक, और जिला पंचायत में पंचायत जिला पंचायत सदस्य से लेकर वहां तक, आप देखिए ना कितना ज्यादा सिस्टम खड़ा हुआ है। अगर वो सारा सिस्टम अलर्ट हो जाएगा कि हमें लोगों को खुले में नहीं पीने देना है तो लोग नहीं पी पाएंगे। इसलिए थोड़ी उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, अकेली सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी होती है। मैं तो मोहन का अभिनंदन करूंगी, मोहन यादव जी का, कि उन्होंने जो 17 शहरों में जो बिल्कुल प्रतिबंधन की तैयारी कर ली है। मैं इसलिए लिख लाई थी कि नंबर 17 शहरों में ही प्रतिबंधन की तैयारी हुई है, धार्मिक शहरों में। जी हाँ, ये बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम है।
उनके अपने संस्कार भी शिवराज जी, बीडी शर्मा जी और मोहन जी, ये तीनों ही निजी जिंदगी में बहुत ही खाने पीने के आदतों में बहुत साफ सुथरे लोग हैं। वो उनकी फिर पॉलिसीज में भी झलकने लग जाता है। मोहन यादव बहुत ही साफ सुथरा निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, और उसी का परिणाम है कि उनको ये भी एक बड़ी बात है ऐसा कर पाना, और इसके रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो जाएगी। ये तो चेक पोस्ट के घोटाले से ही क्लियर हो गया। बाप रे, अगर एक सिपाही 1200 करोड़ बना के ले गया, तो आप अधिकारियों की सोचो साहब, आप नेताओं की सोचो। मुझे तो व्यापम से बड़ा मामला लग रहा है। हाँ, यह है कि इसका प्रकार अलग है और व्यापम का प्रकार अलग था, लेकिन जो सरकार ने जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया, बिना किसी दबाव, बिना किसी भय के जिस प्रकार से पकड़ा झगड़ी हुई है, उसके लिए भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए